नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 30 मार्च 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। देखिए दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आजकल बहुत न्यूज़ में आ रहा है। मैंने आपको कल भी बोला था, सेंट्रल एजेंसीज जितनी भी है सारे आजकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे केसेस आ रहा है। हर स्टेट्स में सेंट्रल एजेंसी इन्वॉल्व हो रहा है कई सारे केसेस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इवन एनआईए रिसेंटली, आपको पता है, मुंबई कमिश्नर वाला वो केस और वो सचिन वाजे वाला वो केस में एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो ये सब सेंट्रल एजेंसीज ऑलरेडी न्यूज़ में है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है। जितने भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लाइक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में 3 स्टेटमेंट है, तीनों करेक्ट है। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट बना था, इसके चलते नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना था। अब देखिए, दिस एक्ट मेक्स द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द ओनली ट्रू फेडरल एजेंसी इन द कंट्री along the lines of FBI in United States। अब देखिए दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो ओरिजिन है वो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में हुआ था। तब के मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी ने करवाया था। ठीक है, पी चिदम्बरम, तमिलनाडु से एक मिनिस्टर, हमारे फिनेंस मिनिस्टर भी रह चुका है। अब देखिए दोस्तों, ये यूनाइटेड स्टेट्स में जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उनके पास जितने पावर्स है उतने पावर्स हमारे जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी देने का प्लान चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और उन्होंने जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट है उसमें काफ़ी अमेंडमेंट किया और काफ़ी सारे पावर्स भी दिया एनआईए को। It gives the NIA powers to take suo motu cognizance of terror activities in any part of India and register a case to enter any state without permission from the state government। अब देखिए दोस्तों, अगर इंडिया के अंदर कोई भी टेरर से रिलेटेड कोई भी केस आ गया तो एनआईए के पास ऐसे पावर्स दिया हुआ है। ये जो अमेंडमेंट बिल है ना, 2019 में एनआईए एक्ट को अमेंड किया था, उसमें काफ़ी सारे पावर्स दिया एनआईए को। अगर इंडिया में कहीं भी कोई भी रीजन में टेरर से रिलेटेड कोई भी केस आ गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सुओ मोटो केस रजिस्टर कर सकता है। सुओ मोटो का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है। सुओ मोटो का मतलब यह होता है ऑन इट्स ओन, मतलब किसी की कंप्लेन की जरूरत नहीं है, अपने आप वो केस फाइल कर सकता है। कोई स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन भी नहीं चाहिए अगर टेरर से रिलेटेड केस है तो। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा केसेस एनआईए वैसे देखते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला केसेस, ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफीट करेंसी और बैंक नोट्स, प्रोहिबिटेड आर्म्स का सेल, साइबर टेररिज्म, ऑफेंसेस अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट। तो आप रिलेट कर सकते हो, ये सब टेररिज्म से भी रिलेटेड है वैसे अब ये जो 5 लिखा है ना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से कौन सा नहीं है, इस तरह। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, ब्रांचेस हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू में है। अब देखिए, और एक चीज़ में इसमें लिखा नहीं है, एनआईए का स्पेशल कोर्ट्स भी है। ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स रहता है एनआईए के लिए, जो अपना जजमेंट देने के लिए, ट्रायल वगैरह करने के लिए एनआईए का स्पेशल कोर्ट्स भी रहता है। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट्स में क्या लिखा है। एनआईए इज ए सेंट्रल एजेंसी एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया। वेरी करेक्ट। इट एक्ट्स एज द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। बिल्कुल सही है दोस्तों, सेंटर की तरफ से एक काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है एनआईए। Agency is empowered to deal with terror related crimes across states without special permission from the states। वेरी करेक्ट। ये काफ़ी एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी है, वैसे काफ़ी सारे स्टेट्स ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया था। पर दोस्तों, अभी के हिसाब से एनआईए के पास ऐसे पावर्स है, अगर टेरर रिलेटेड क्राइम्स है तो वो सुओ मोटो अपने आप केस रजिस्टर कर सकता है, इंडिया में कहीं भी हो। स्टेट की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। आंसर इज डी, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। द आंसर इज ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, आप लोग हर दिन डेली बेसिस में इंडियन एक्सप्रेस में हो या द हिंदू में हो, 1 या 2 न्यूज़ नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड रहता ही रहता है। कभी मावोइस्ट को अरेस्ट किया, एक्सट्रीमिस्ट को अरेस्ट किया, एनकाउंटर किया, इस तरह की न्यूज़ आते रहता है। अगर आप चाहते हो नक्सलिज्म के ऊपर या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाया जाए
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा, क्योंकि नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट क्या क्या कर रहा है, ये सब यूपीसी मेंस की पर्सपेक्टिव में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है, राइट। अब देखिए स्टेटमेंट में ट्रू गलत है, पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द term नक्सल derives from the village named नक्सलबारी which is situated in the state of वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल में एक विलेज है जहां 1967 में एक मूवमेंट ब्रोकआउट हुआ था उधर के लोगों से, नक्सल बारी के विलेजेस से। तब से ये जो सेम टाइप ऑफ प्रोटेस्ट जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं ना इस तरह की ग्रुप्स, इसको नक्सल बोलने लग गया, ठीक है। तो ये टेम नक्सल आया है नक्सलबारी विलेज से ही, राइट। दिस ग्रुप्स ऑफ पीपल आर कंसिडर्ड टू बी फार लेफ्ट रेडिकल कम्युनिस्ट। देखिए दोस्तों ये लोग बेसिकली कम्युनिस्ट ग्रुप है, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, पर इनका प्रॉब्लम क्या है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, मतलब बिल्कुल वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं, वायलेंट मेथड ऑफ अटैकिंग है इनका। एंड दे सपोर्ट द माओइस्ट पॉलिटिकल सेंटिमेंट एंड आइडियोलॉजी। आपको पता है कम्युनिज्म का ओरिजिन आप चाइना से रिलेट कर सकते हो, चाइना का एक प्रीमियर था माओ सेतुंग, तो उनका गेरिल्ला टैक्टिक्स का जो प्रिंसिपल्स था वो ये लोग फॉलो करते हैं। In the beginning, the movement had its origin in West Bengal, followed which it spread to lesser developed areas of rural southern and eastern Indian territories such as छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, और भी स्टेट्स है दोस्तों जो नक्सल प्रोन है, बिहार है, तेलंगाना है, राइट। इवन केरला में भी कुछ इलाके हैं नॉर्थन केरला में, राइट। जेनरिक टर्म्स दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई देम आर नक्सलेट्स, नक्सल, नक्सलवादी, ये सब बोलते हैं इनको। कुछ एरिया में मावोइस्ट बोलते हैं, राइट। These groups have been declared as terrorist organizations by the government of India under the Unlawful Activities Prevention Act of India 1967। यूएपी एक्ट के बारे में आप सबको पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, काफ़ी फेमस एक्ट भी है। तो इस एक्ट के थ्रू जितने भी नक्सल ग्रुप्स हैं इनको एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट, द टेम नक्सल डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम विलेज नक्सलबारी, बिल्कुल सही। नक्सल ग्रुप्स इन इंडिया इज नॉट डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गलत है दोस्तों, मैंने बोला था आपको 1967 का यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू दीज आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्या है, एबिडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज बीन वन ऑफ द रीजंस फॉर प्रमोशन ऑफ द नक्सल मूवमेंट इन सम इंडियन स्टेट्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों, देखिए दोस्तों आप जितने भी नक्सल प्रोन स्टेट्स देख लीजिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये सब इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज का मेन एरिया है कि नहीं। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज इन एरिया में हमें मिलेगा। तो उधर प्रॉब्लम क्या होता है ना, जो भी ट्राइबल ग्रुप्स है या लो लेवल के जितने भी, लो लेवल में जब बोला लो इनकम वाले लोग हैं जिनके ज़्यादा एक्सपोजर नहीं, उनको बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स या गवर्नमेंट एजेंसीज मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करते हैं, और इनके राइट्स क्या है इनको पता भी नहीं चलता है क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं है, इनमें एजुकेशन कम है, काफ़ी बैकवर्ड ट्राइब्स है, बैकवर्ड पीपल है, तो इसकी वजह से इन लोगों को ब्रेन वॉश करना भी इसी है। उधर इस तरह के नक्सली ग्रुप्स भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। गवर्नमेंट एजेंसी से अगेंस्ट फाइट करने के लिए या बड़े कॉर्पोरेट्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए लोग अपना मेथड यूज़ करते हैं। अब देखो दोस्तों, मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, मैं अलग सा वीडियो बनाऊँगा अगर आपको चाहिए तो, राइट। वैसे इतना ही समझिए, एविडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मेन रीजन है क्योंकि उधर सबसे ज़्यादा काम भी होता है, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। एक्सप्लॉइटेशन जहाँ भी होता है उधर प्रोटेस्ट तो होना ही है, पर ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो प्रोटेस्ट करते हैं वो बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट है, इसमें लोगों की जान भी चला जाता है, इसलिए इनको एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सो द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3। Question number 3. Recently, ancient Hindu temple discovered in northwest Pakistan. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। देखिए दोस्तों ये जो न्यूज़ है काफ़ी पहले का न्यूज़ है, एक्चुअली नवंबर 2020 का न्यूज़ है, फिर भी दोस्तों अभी की प्रीलिम्स के लिए भी ये न्यूज़ रिलेवेंट है, इसलिए मैंने ये न्यूज़ इंक्लूड किया है। अब देखिए 3 स्टेटमेंट्स लिखा है जिसमें स्टेटमेंट 1 गलत है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। A Hindu temple believed to have been constructed 1300 years ago have been discovered by Pakistani and Italian archaeological experts at a mountain in northwest Pakistan's Swat district। तो पाकिस्तान के स्वाट डिस्ट्रिक्ट में ये एक्सकवेशन हुआ है, और स्वाट डिस्ट्रिक्ट में कहाँ, बारीकोट घुंडाई में हुआ है, ठीक है। टेम्पल डिस्कवर्ड इज ऑफ लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है। इट वॉज बिल्ट बाई हिंदू 1300 ईयर्स अगो ड्यूरिंग द हिंदू शाही पीरियड। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिंदू शाही पीरियड कौन सा पीरियड है, कौन सा किंग है, वो सब आपको जानना पड़ेगा प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव में। हिंदू शाहीज को काबुल शाहीज भी बोलते हैं। 850 सी से 1026 सी तक राज किया हिंदू डिनास्टी था। दैट रूल्ड काबुल वाली ईस्टर्न अफगानिस्तान, गंधारा मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो हिंदू शाहीज बेसिकली एक हिंदू डिनास्टी था, इनको काबुल शाहीज भी बोलते हैं। 850 सी से 1026 सी तक कृष्ण एरा में राज करते थे। और क्या है, काबुल वाली
गांधारा और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इन एरियाज में ये लोग राज करते थे। अब स्वात डिस्ट्रिक्ट के बारे में, स्वात डिस्ट्रिक्ट is home to a 1000-year-old archaeological sites and traces of Hindu Shahi period have been found for the first time in the area। तो ये जो हिंदू शाही पीरियड के ट्रेसेस पहली बार हुआ है, जितने न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ ये नवंबर 2020 का न्यूज़ है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतना रीज़न नहीं है। और क्या है, दिस वॉज द फर्स्ट टेम्पल ऑफ गांधारा सिविलाइजेशन। तो गांधारा सिविलाइजेशन का पहला टेम्पल एक्सकेवेट हुआ है अभी ये स्वात डिस्ट्रिक्ट से, बेसिकली बारीकोट गुंडा एरिया से। अब देखिए, स्वात डिस्ट्रिक्ट इज अमंग द टॉप 20 साइट्स इन पाकिस्तान विच इज होम टू एवरी काइंड ऑफ टूरिज्म। तो पाकिस्तान की जो स्वात डिस्ट्रिक्ट है उसमें स्वात रिवर भी आपने सुना होगा, स्वात रिवर भी फेमस रिवर है पाकिस्तान का। इधर एवरी काइंड ऑफ टूरिज्म प्रमोट होता है, जैसे नेचुरल ब्यूटी के लिए तो फेमस है ही, रिलीजियस टूरिज्म होता है, काफ़ी सारे टेम्पल्स है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, कल्चरल साइट्स है, सेवरल प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ बुद्धिज्म आर ऑल्सो सिचुएटेड इन स्वात डिस्ट्रिक्ट। तो स्वात डिस्ट्रिक्ट में बुद्धिज्म भी वर्शिप करते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट्स, पहला क्या है, टेम्पल डिस्कवरीज ऑफ लॉर्ड शिवा, यही गलत है दोस्तों, क्योंकि लॉर्ड विष्णु का टेम्पल था। इट वॉज बिल्ड बाई हिंदूज 1300 ईयर्स अगो ड्यूरिंग द हिंदू शाही पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हिंदू शाही पीरियड, ठीक है। द डिस्कवरी वॉज मेड ड्यूरिंग एन एक्सकवेशन एट बारीकोट गुंडा एट खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का कौन सा प्रोविंस है ये भी ध्यान दीजिएगा। तो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द पेयर्स ऑफ कम्युनिटी एंड कंट्री गिवन बिलो आर करेक्टली मैच्ड। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। वेरी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, फिर भी रेलेवेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऐड किया है। देखिए पहले हम देखते हैं तीनों ग्रुप्स के बारे में। द कुड्स आर वन ऑफ द इंडिजिनियस पीपल ऑफ मेसोपोटामियन प्लेन्स। मेसोपोटामियन प्लेन्स मतलब कौन सा है दोस्तों, हाईलैंड्स इन वाट आर नाउ इन साउथ ईस्टर्न टर्की, नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया, नॉर्थर्न इराक, नॉर्थ वेस्टर्न ईरान एंड साउथ वेस्टर्न आर्मेनिया। ये जो वेस्ट एशिया में एरियाज है इनको मेसोपोटामियन प्लेन्स बोलते हैं। वैसे इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया, राइट। रोहिंग्या पीपल तो आपको पता ही है, काफ़ी न्यूज़ में आते रहते हैं, एथनिक ग्रुप है म्यांमार से, वंस वाज कॉल्ड बर्मा, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। मोस्ट लिव इन रखेन स्टेट ऑन म्यांमार वेस्टर्न कोस्ट। तो जो रखेन स्टेट है ये काफ़ी न्यूज़ में था, राखिंगन सबसे ज़्यादा उधर रहता है म्यांमार का वेस्टर्न कोस्ट में। अब मठेशी पीपल इज यूज फॉर पीपल ऑफ इंडियन एंसेस्ट्री एज वेल एज नेटिव्स रिसाइडिंग इन द टेराई ऑफ नेपाल, ठीक है, दैट कंप्राइजेस वेरियस कल्चरल ग्रुप्स सच एज हिंदू कास्ट ग्रुप्स, मुस्लिम्स, मारवाड़ीज एंड इंडिजिनस पीपल ऑफ टेराई। तो मधेशी पीपल नेपाल से आप रिलेट कर सकते हो, इसमें हिंदू कैस्ट ग्रुप्स भी है, मुस्लिम्स है, मारवाड़ीज है, ठीक है, और इंडिजिनस पीपल है नेपाल का टेराई रीजन में। तो आवर आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। कुर्द बांग्लादेश वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच रीजंस आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, साउथ वेस्ट मानसून के बारे में काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है। अब देखिए तमिलनाडु कोस्टल रीजन में बारिश बहुत कम मिलता है साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे। इसका रीजंस क्या क्या है, मेनली 3 रीजंस है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ईस्टर्न घाट्स आर लोअर इन ऑल्टीट्यूड देन वेस्टर्न घाट्स। देखिए आपको पता है जो वेस्टर्न घाट्स है इससे कम हेट है कंपैरेटिवली जो ईस्टर्न घाट्स को, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एक बार यूपीसी प्रीलिम्स में पूछा भी था ये स्टेटमेंट ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स का हाइट के बारे में। ड्यू टू दिस मानसून रेन्स लूज इट्स मॉइस्चर ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड रेस्ट ऑफ द प्लेट्यू एंड द ईस्टर्न घाट्स गेट्स स्कैंटी रेनफॉल। देखिए दोस्तों, अरेबियन सी से जो साउथ वेस्ट मानसून का पार्ट आता है ये वेस्टर्न घाट्स में आके टकराता है। और क्या होता है, इसलिए कि अरेबियन सी के ऊपर से आता है ये जो साउथ वेस्ट मानसून, इसमें काफ़ी ज़्यादा विंड्स के अंदर मॉइस्चर होता है। ये मॉइस्चर पूरा बारिश बन के वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न स्लोप्स में पूरे बारिश देते हुए जाता है साउथ वेस्ट मानसून। अब क्या होगा, जब भी वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करते हैं तो इसमें जितने भी मॉइस्चर है ना वो खत्म हो जाता है। इसलिए वेस्टर्न घाट्स का ये वाला रीजन जो है, बेसिकली जो तमिलनाडु वाला रीजन है, उधर बारिश बहुत कम मिलता है क्योंकि ये रेन शैडो रीजन है। अब रेन शैडो रीजन कौन सा है, माउंटेन का जो दूसरा स्लोप आता है ना दोस्तों, जहां बारिश कम मिलता है, इसको रेन शैडो रीजन बोलते हैं। तो ये रेन शैडो रीजन में तमिलनाडु आता है, इसलिए तमिलनाडु में बारिश साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे कम मिलता है। और एक रीजन क्या है, अब आप सोच रहे होंगे साउथ वेस्ट मानसून का और एक पार्ट है बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट, ये जो है, अब इससे तो बारिश मिल सकता है तमिलनाडु में, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो बे ऑफ बंगाल वाला पोर्शन है साउथ वेस्ट मानसून का, इसका डायरेक्शन पैरेलल है तमिलनाडु कोस्ट से। तमिलनाडु कोस्ट तो ये है, इससे पैरेलल है, तो ये कहीं ईस्टर्न घाट्स में जाके टकराना वो सब काम नहीं करता है, ठीक है। इसलिए कि पैरेलल जाता है तो तमिलनाडु को मिस करते हुए बे ऑफ बंगाल वाला पोर्शन भी निकल जाता है। इसलिए तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे बारिश बिल्कुल कम है। अब आप
सोच रहे हैं तमिलनाडु में बारिश कब मिलता है। अब सबको पता है ये वैसे नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है, जो रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, इससे तमिलनाडु में बारिश मिलता है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश कोस्ट में, राइट। अब हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए आप। तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, बिल्कुल ये एक रीजन है। इट लाइज इन द रेन शैडो रीजन ऑफ अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, बिल्कुल सही। मानसून रेन्स लूज इट्स मॉइस्चर ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्ट घाट्स। तो तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही। यही 3 रीजन है बेसिकली तमिलनाडु में बारिश कम होने का, वो भी साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, ये रीजन इज ए स्ट्रेच ऑफ लैंड अलोंग साइड द अरेबियन सी इन द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका। आंसर इज ऑप्शन ए, कैनरा। काफी लोगों ने कूर्ग आंसर दिया था, वो गलत है दोस्तों। देखिए ए स्ट्रेच ऑफ लैंड अलोंग साइड द अरेबियन सी लिखा है, ये अरेबियन सी है। ये जो स्ट्रेच ऑफ लैंड है कर्नाटका के साउथ एरिया में आएगा, थोड़ा सा केरला के नॉर्थर्न एरिया में भी है ये, क्योंकि नॉर्थर्न केरला के कुछ एरियाज को कैनरा एरियाज बोलते थे हिस्ट्री में, इसलिए कैनरा इज द राइट आंसर। आज का क्वेश्चन देख लीजिए। एन एथनिक ग्रुप इनहैबिटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, मेंबर्स आर मोस्टली डिसेंडेड फ्रॉम द बैंटू पीपल ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीका along with Habesha immigrants. The main population centers are Karnataka, Gujarat and Hyderabad in India and Makran and Karachi in Pakistan. They are primarily Muslims, although some are Hindus and others belong to the Catholic Church. About which group the statement refers to? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से। मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों वीडियो को। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।